जेपीसी को। धन्यवाद राजीव जी। इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है? अगर आपको यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं करना है तो वक्फ का मसला उठाने की क्या जरूरत थी? और आप इसको इतना हाइप इसको लेकर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप अगर कोई विषय तय करना चाहते हैं, जेपीसी बनी है तो जेपीसी सदस्यों के बीच में यह सहमति बन सकती है कि बैठक किस दिन बुलाई जाए, किस दिन न बुलाई जाए, एजेंडा क्या हो, किस राज्य में कैसे जाया जाए, किन किन लोगों को बुला करके जो स्टेक होल्डर्स है उनसे कैसे बात की जाए। वो तो हो नहीं रहा है, एक तरफा संवाद चल रहा है। और जो चेयरमैन साहब है जगदम्बिका पाल साहब, वो लगातार कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। इसके पहले भी अगर आप याद कीजिए तो बैठक में कितना हंगामा हुआ था, टीएमसी मेंबर ने लेकर ढेर सारी आपत्तियां की, फिर वो बैठक आपने अचानक तय कर दी। तो सवाल है ना कि आप इस पूरे मसले का कोई समाधान नहीं चाहती है बीजेपी, इसको केवल इसको विमर्श में रखना चाहती है। अब आप ये देखिए कि एक तरफ जेपीसी काम कर रही है, दूसरी तरफ प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, कुंभ के विभिन्न जो धर्म प्रचारक हैं उनकी बैठकें बुला करके वक्फ को समाप्त करने और सनातन बोर्ड के गठन करने की बात की चर्चा शुरू की जा रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। तो क्या है यह किसी समस्या का समाधान ढूंढना तो नहीं है। और बिना स्टेक होल्डर से बात किए आप इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? और चुनाव चूंकि सर पे है, दिल्ली का चुनाव चल रहा है, वो तो एक ध्रुवीकरण की ही कोशिश है। अन्यथा कोई इसकी वजह नहीं थी कि अचानक इतनी तेजी के साथ इस मामले को उठाया जाता, और कोई गंभीर पहल भी नहीं देखती। अब वक्फ कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना, वक्फ एक इसकी एक परंपरा है, और ऐसा भी नहीं है कि इसको एक गैर कानूनी हो, कानून सम्मत की व्यवस्था है। तमाम संपत्ति, ये दान दी हुई संपत्तियों को संचालित करने वाली ये संस्था है। अगर किसी संपत्ति को लेकर के शिकायत है तो उस पर आप जांच कर सकते हैं, कोई बात नहीं इस चीज में। लेकिन इक्का दुक्का शिकायतों को लेकर के पूरे के पूरे उस प्राविधान को पे चर्चा करना, यह ध्रुवीकरण के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और आपकी कोशिश यह है कि जो सरकार की अन्य विफलताएं हैं उसे भी आप चर्चा मत कीजिए। आप ये केवल वक्त हिंदू मुसलमान करते रहिए, ध्रुवीकरण की बात करते रहिए। अगर कहीं से भी इस समस्या का समाधान होता हुआ दिखता तो वक्त को लेकर के की गई शिकायतों का समाधान या उसके बारे में जांच की जाती, न कि पूरे प्राविधान को लेकर के आप बहस करने लगते। और कोई एक दो राज्यों का मसला तो है नहीं, पूरे देश का मसला है। तो कहां शिकायत है? और सवाल इस बात का भी है कि एक तरफ जेपीसी गठित है, जेपीसी में विमर्श हो रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेता पूरे वक्फ बोर्ड के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो फिर किस बात का विमर्श कर रहे हैं आप? आखिर जेपीसी बनाई क्यों गई थी? अगर पूरी की पूरी सरकार इस व्यवस्था के खिलाफ है तो आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब अगर कोई चर्चा होती भी है, उस चर्चा में सरकार के मंतव्य के विपरीत कोई राय आती है तो सरकार उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो यह केवल, और अगर स्थिति ये नहीं है तो आप केवल और केवल इस विमर्श के कारण आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं समझ में आती। सरकार ने जितनी जल्दीबाजी में जिस तरीके से ये वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का बिल ले आई, आप उसके बारे में सोच लीजिए कि तब किससे चर्चा किया गया, कौन लोग से विमर्श किया सरकार ने, वो कौन लोग थे जिन्होंने सरकार के सामने वक्फ का पक्ष रखा या उसका विरोध किया? कोई चीज पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये ठीक चुनाव के, जब राज्यों के चुनाव, पिछली बार जो चुनाव का मौका था तब उस मसले को उठाया गया। आज दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, तब इस मसले को गर्म किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की विधानसभाओं के उपचुनाव है, तब इस पर चर्चा की जा रही है। सरकार की तरफ से वक्फ को लेकर के या वक्फ संपत्तियों को लेकर के की जा रही शिकायतों के समाधान या उन शिकायतों की जांच की कोई पहल नहीं दिखती, बल्कि वक्फ बोर्ड को समाप्त करने संबंधी जो विधेयक लाने जाने की बात की जा रही है उस पर चर्चा जारी की जा रही है। आप जेपी से सदस्यों को निलंबित करके क्या पा जाएंगे? आप
केवल और केवल यह पोलराइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है? जी यह विषय पर व्यापक चर्चा का तो तरीका नहीं हो सकता। अगर कोई सांसद, कोई सदस्य उससे असहमत है तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी, असहमति की बात नहीं सुनी जाएगी। सदस्यों के द्वारा बैठक का एजेंडा या बैठक की तिथि या बैठक के स्थान को लेकर के अगर कोई बात कही जाएगी तो क्या उससे विचार नहीं किया जाएगा? एक तरफा संवाद होगा ये। और अगर एक तरफा संवाद होगा तो उसका उद्देश्य बिना उद्देश्य तो होगा नहीं है। इसका उद्देश्य है कि दोनों तरफ से बयानबाजी हो, और सरकार चूंकि बहुसंख्यक राजनीति करने की पक्षधर रही है तो अपना लाभ, राजनीतिक लाभ लेना चाहेगी। तो जितने भी तरीके हो सकते हैं, चाहे राजनीतिक फोरम्स हो या जो अन्य आयोजन हो, हर जगह इस मसले की चर्चा की जा रही है। यह एक ध्रुवीकरण के अलावा और कोई कोशिश नहीं है। और ये इतना बड़ा यह मसला अगर गंभीर था तो सरकार के 10 साल के कार्यकाल में कब इन समस्याओं के समाधान की गंभीर कोशिश की गई? आप यही कहते हैं ना कि तमाम शिकायतें हैं वक्फ की संपत्ति को लेकर के। वक्फ के लोग विभिन्न संपत्तियों पे अपना कब्जा या दबाव बताते हैं, तो कौन से हैं उस तरह की शिकायतें? कहां हैं? और उन शिकायतों की जांच करने के लिए कौन सी पहल की गई? और अगर जांच की गई तो जांच के परिणाम क्या आए? ये तो सरकार बताती नहीं है। तो केवल और केवल इस मसले को विमर्श में रखना और इसका राजनीतिक लाभ, ये एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किसी भी समाज के लिए हितकर नहीं हो सकता। और किसी सरकार के लिए अगर उसके एजेंडे में आर्थिक विकास महत्वपूर्ण नहीं है तो वह भी देश के हित में नहीं हो सकता। आज यह सरकार आर्थिक मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहती। आप लगातार कहते रहते हैं कि आप दुनिया की तीसरी या अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। क्या मतलब है इसका? अगर आपके आम नागरिकों को कोई लाभ नहीं मिलता, उसकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ती, रोजगार के अवसर सृजित नहीं होते, उत्पादन के क्षेत्र में विकास नहीं होता, किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता, जो कृषि जगत की जो समस्याएं हैं उसका कोई समाधान होता हुआ नहीं दिखता, तो इन आंकड़ों की बाजीगरी का क्या मतलब है? आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले जीएसटी के नाम पर और उससे कहिए कि आपकी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता चला जा रहा है, ये कोई स्वीकार करने लायक बात है? बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ आकार तब तक उसका कोई मायने मतलब नहीं है जब तक वो आम आदमी को या आम नागरिक को प्रभावित करती हुई न दिखाई पड़े। तो यह सरकार की अर्थव्यवस्था पे कोई बात कर रही है? लोगों की क्रय शक्ति क्या है, कहां चली गई? बाजार में मांग का स्तर क्या है? सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की खपत कितनी कम हो गई है, इस पर चर्चा कोई कर रहा है? दिल्ली के चुनाव में कोई बात क्या सरकार की तरफ से बात उठ रही है? तो अगर आप इसकी बात नहीं करेंगे तो ये देश को आगे ले जाने वाली बात तो नहीं हुई। अगर आप मानव विकास के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, जो मानव विकास के इंडेक्स है उसकी भी बात आप नहीं करने के लिए तैयार है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे परिवहन हो, आप अर्थव्यवस्था की बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सामाजिक जगत से जुड़े हुए जो मुद्दे उनकी बात नहीं करेंगे। कोई किसान नेता 50 दिन से अधिक समय तक अनशन करता रहा, उनको अस्पताल में भर्ती होने की मजबूरी आ गई, लेकिन सरकार ने कोई पहल नहीं किया। तो ये देश को आगे ले जाने का एक कदम है क्या? जो नॉन इशू को इशू बनाना, वक्फ की संपत्तियों को लेकर के चर्चा करना। अरे आप सरकारी तौर पर इसकी चर्चा कर सकते हैं। आपकी शिकायत तो यही है ना कि लोगों ने वक्फ ने ढेर सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, आरोप लगाते रहती है बीजेपी। उनकी जांच कराइए आप कि कौन कौन सी संपत्तियां हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना और उसको ऐन चुनाव के मौके पर इसकी चर्चा करना, आप पिछले 10 वर्षों तक इस मुद्दे का, इस आरोप का इन शिकायतों का समाधान करते हुए आप नहीं दिखाई पड़े। तो अगर केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए आप विमर्श को पैदा करेंगे तो देश को आगे ले जाने की पहल नहीं होती। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत ना हो। रुपए का भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन होता चला जा रहा है। ये भारतीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे कि जब रुपए का मूल्य गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज नहीं गिर रही है, आज बात हो रही है कहीं उसकी।
तो जो बात आप स्वयं कहते रहे हैं उन्हीं विषयों पर आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के पैमाने पर आप कहते हैं कि हमारा दुनिया में सम्मान बढ़ गया। कौन सा सम्मान बढ़ गया? कहां आप दुनिया के पैमाने पर भारतीय पासपोर्ट की कीमत कितनी है? कितना मजबूत पासपोर्ट है वो? कितने बड़े देश ऐसे हैं जो भारतीय पासपोर्ट को धारक को वीजा ऑन अराइवल देने के लिए तैयार है? सवाल इस बात का है ना कि जिन चीजों से देश की तरक्की होती है, रोजगार एक बड़ा सवाल है। रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार कौन सा काम कर रही है? अगर उत्पादन के क्षेत्र में गिरावट आएगी तो रोजगार के तो अवसर नहीं सृजित हो सकते। सरकारी सेवाओं की जो स्थिति है उसमें भर्ती नहीं होती। भर्ती होने के लिए जो विज्ञापन आते हैं उसमें पेपर लीक हो जाता है। किसी तरह से मामला अगर नियुक्ति तक पहुंचे तो कोई ना कोई कानूनी विवाद पैदा हो जाएगा। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिससे समाज को, देश को आप एक मजबूत स्थिति में खड़ा करने के लिए तैयार दिखते हो? जो कोई भी वक्तव्य है, जो कोई भी पहल है, वह केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। वो आप मुझको तो याद नहीं है कि किसी कुंभ में या किसी महाकुंभ के मेले पर सत्तारूढ़ दल के इतने नेताओं का आगमन होता हो। ये 10 से अधिक बार मुख्यमंत्री आ चुके, प्रधानमंत्री आ चुके, फिर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, राष्ट्रपति जी का दौरा है, उपराष्ट्रपति का दौरा है, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग वहां हो जाती। क्या मतलब है इसका? एक सामान्य बात कही जाती है कि आप इस तरह का मूवमेंट्स में वीआईपी महत्वपूर्ण लोगों का नहीं होना चाहिए जिससे जनजीवन प्रभावित हो। ये बेसिक सिद्धांत है। किस बात के लिए? इस सिद्धांत को आप मानने के लिए तैयार हैं? एक सामान्य तीर्थयात्री मीलों, कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हो जाए, जगह जगह आप ब्लॉकेट लगा दें, जो व्यवस्थापक हैं वह महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा में या उनके आवागमन को सुव्यवस्थित करने में लगे रहें, और आप इसे बात करने के लिए तैयार होंगे। तो अगर आम आदमी आपकी निगाह में नहीं है, लोगों की सामाजिक तरक्की आपकी निगाह में नहीं है, सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने का विषय अगर आपकी निगाह में नहीं है, तो देश को आगे ले जाना नहीं हुआ। और आप केवल और केवल ये उन्हीं विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं जिससे आपके दलीय लाभ है। राजनीति का भी लाभ नहीं कर सकता इसको। राजनीति में शुचिता हो, नैतिकता हो, पारदर्शिता हो, एक तरह की ईमानदारी हो, योग्यता को बढ़ावा हो, वो देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। दलीय राजनीति और दलीय लाभ के लिए अगर आप विमर्श पैदा करते हैं तो कतई देश हित में नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दलीय विमर्श की बात और यहाँ राजनीति की बात, राजनीति के इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी की राजनीति